इन दोस्तों, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और मॉडर्न हिस्ट्री के 2 क्लासेस हो चुकी हैं और जिसमें हमने 4 चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। और कल जो हमने डिस्कस किया था वो 1857 का विद्रोह, उससे रिलेटेड जितनी भी फैक्चुअल जीके थी, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, सबका रिवीजन कर लिया है। और आदिवासी विद्रोह थे और किसान आंदोलन हुए हैं, कहाँ हुए हैं, कौन नेता रहे हैं उनमें इम्पोर्टेंट, कब हुए हैं, वे सब डिटेल और उनके क्या रीज़न रहे हैं, सारे फैक्ट हमने अच्छे से रिवीजन किए हैं कल की क्लास में। ठीक है, अगर आपने वे क्लास ना देखी हो तो प्लीज़ पहले उन क्लास को देख लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं हर एग्ज़ाम के लिए, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहे हैं 2023 के अंदर, सभी के लिए मोस्ट बेनिफिशियल वीडियो हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस बात यह है कि हमारे याद कितना रहता है। हर एग्ज़ाम में आते हैं इनसे क्वेश्चन, ये इनसे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में और क्या नया बनाएंगे, यही रहेगा ना, बार बार यही क्वेश्चंस आते हैं। तो बस हमारा तो बस ये करना है कि एग्ज़ाम जब पास आ रहा हो तो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, क्योंकि जितना रिवीजन करोगे उतना आपके ध्यान रहेगा और उतने अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को कर सकते हो, करेक्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज शुरू करेंगे हम चैप्टर 5 और चैप्टर 6। जितने भी फैक्ट होंगे सारे फैक्ट का इम्पोर्टेंट फैक्ट का रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और चैप्टर का नेम है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। आज ये जितने भी हमारे यहाँ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, आज उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे हम उनका फटाफट रिवीजन करेंगे। चलिए, 19वीं सदी के आरंभ में समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्गों के प्रयासों से इन आंदोलनों की शुरुआत हुई। इसने सुधारों के साथ कुछ अवांछनीय प्रभावों को भी जन्म दिया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के क्या कारण रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। औपनिवेशिक शासन का प्रभाव रहा है यहाँ, सामाजिक स्थिति और प्रबुद्ध भारतीयों में जागरूकता, ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण हैं। सुधार आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन है? सबसे पहले आते हैं राजा राम मोहन राय, नाम सभी जानते हैं इनका। 1772 से 1833 ईस्वी तक इनका 1772 में जन्म हुआ था और ये 1833 ईस्वी तक रहे हैं, मतलब उसके बाद 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, कि इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ध्यान रखेंगे अकबर द्वितीय ने। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण और आधुनिक भारत के निर्माता और पिता कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछ लिया गया है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा गया है, तो ये कौन है? राजा राममोहन राय। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवीय गरिमा, एकेश्वरवाद और उपनिषदों पर विश्वास था इनका। मूर्ति पूजा की इन्होंने आलोचना की है। वेदों और उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया है। 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, इसका सन भी ध्यान रखेंगे कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी और कब की थी। राजा राममोहन राय ने 1814 में। अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज बना, इसकी इन्होंने स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की। 1825 में वेदांत कॉलेज और 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। इनके सन भी इम्पोर्टेंट हैं। नेपल्स, स्पेन और अमेरिका की क्रांतियों का समर्थन किया। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर का समर्थन किया था इन्होंने। सती प्रथा का कड़ा विरोध किया था और 1829 में अंग्रेजों द्वारा सती कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये ठीक है, सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? 1829 में। ये इम्पोर्टेंट है। पुस्तकें क्या थी इनकी? एकेश्वरवादियों का उपहार 1809 में, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में प्रकाशित हुई थी, एवं 1833 में राजा राममोहन राय का निधन ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ये प्लेस का नाम भी ध्यान रखना है। बांग्ला भाषा को श्रमद बनाने के लिए राजा राममोहन राय ने बांग्ला व्याकरण में बांग्ला पदों की रचना की थी। फिर आए देवेंद्रनाथ टैगोर, ये 1817 से 1905 तक थे। 1817 में जन्म हुआ, 1905 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया इन्होंने, और जो कि तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन करती थी। 1843 में अलेक्जेंडर डल और
प्रेस्टिबिटेरियन चर्च से टैगोर का वाद विवाद प्रारंभ हो गया। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, बहुविवाह का उन्मूलन करने जैसे कार्य पर बल दिया। देवेंद्रनाथ ने 1857 में केशव चंद्र को ब्रह्म समाज का सदस्य बनाया था। फिर आए केशव चंद्र सेन 1838-1884 तक। 1862 में ब्रह्म समाज के आचार्य के रूप में नियुक्त हुए थे। बंगाल के बाहर, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, पंजाब ब्रह्म समाज के विचारों का इन्होंने प्रसार किया। जाति प्रथा का तीव्र विरोध किया था इन्होंने और अंतरजातीय विवाह के ये पक्षधर थे। 1865 में इन्हें आचार्य पद से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि इन्होंने 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कर्मकांडों द्वारा संपन्न करा दिया था। ठीक है, इनकी जो पुत्री थी, वैसे तो ये आचार्य पद से इन्हें क्यों हटा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने जो उनकी पुत्री थी 13 साल की, उसका ही विवाह करा दिया था, बाल विवाह। 1866 में इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये ध्यान रखेंगे, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज की किसने की थी? 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी इन्होंने, केशव चंद्र सेन ने, और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना भी केशव चंद्र सेन ने की थी। अब ईश्वरचंद विद्यासागर 1820 से 1891, ये उच्च नैतिक मानकों, मानवतावाद में विश्वास करने वाले और आधुनिक शिक्षा के प्रस्तावक थे। 1850 में बंगाल में संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य नियुक्त हुए थे ईश्वरचंद विद्यासागर। गैर ब्राह्मणों के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने, और ये विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। इसे कानून सम्मत वैध बनाने में इन्होंने मदद की थी। महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के अग्रदूतों में से एक थे। बाल गंगाधर शास्त्री जाम्बेकर 1812 से 1846, बॉम्बे में पत्रकारिता के माध्यम से समाज सुधार के अग्रदूत कहा गया है इनको। किसको कहा गया है? बाल गंगाधर शास्त्री जाम्बेकर को। ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ थे, मराठी पत्रकारिता के जनक थे ये। बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी की स्थापना की थी इन्होंने, और नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी की स्थापना की थी। एल्फिंस्टन कॉलेज में हिंदी के पहले प्रोफेसर नियुक्त हुए थे और कोलाबा वैधशाला के निर्देशक नियुक्त हुए थे। देखो, सारे ही पॉइंट जो हैं ये इम्पोर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। समाचार पत्र कौन कौन से थे इनके समाचार पत्र? दर्पण था 1832 में, और दिग्दर्शन था 1840 में प्रकाशित हुआ था। जाम्बेकर ने जीवन में वैज्ञानिक पद्धति को शामिल करने जैसे सामाजिक सुधारों का वर्णन किया था। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी कहा जाता है इनको। 1823 से 1892 ईस्वी महाराष्ट्र के थे गोपाल हरि देशमुख। हिंदू रूढ़िवादी और जाति व्यवस्था के खिलाफ थे ये। तर्कसंगत, आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों में विश्वास करते थे। गोपाल हरि देशमुख ने साप्ताहिक प्रभाकर के नाम से लोकहितवादी पत्रिका भी लिखी थी। ध्यान रखेंगे, किस नाम से लिखी थी? साप्ताहिक प्रभाकर। तथा साप्ताहिक हितेचु को भी शुरू किया था। ज्ञान प्रकाश, हिंदू प्रकाश, लोकहितवादी जैसे पत्रिका के प्रकाशन में मदद की थी। और गोपाल हरि देशमुख का मानना था कि यदि कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता तो उस धर्म को परिवर्तित कर देना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट था इनका, ये यही सोचते थे। फिर आए गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1915, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक उदारवादी नेता थे। MG रानाडे की सहायता से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में इनकी स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना MG रानाडे की सहायता से की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। एक धार्मिक भावना के उद्देश्य से देश की सेवा के लिए निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का एक संघ बनाने का कार्य किया था इन्होंने। और गोपाल कृष्ण गोखले ने हितवादी 1911 में इसका प्रकाशन किया था, हितवादी पत्रिका का। ठीक है, 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई थी। फिर आए ज्योतिबा फुले, ये 1827 से 1890, महाराष्ट्र में माली समुदाय में जन्मे थे। इनका ये भी ध्यान रखना है कि कौन से समुदाय से थे? माली समुदाय से थे। उच्च जाति, ब्राह्मणवादी वर्चस्व, जाति व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि उच्च जाति, ब्राह्मणवादी वर्चस्व, जाति व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक असमानता के खिलाफ लड़े थे। निचली जाति और महिलाओं के बीच सामाजिक सेवा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फिर है ज्योतिबा फुले ने राजा बली को अपने आंदोलन का प्रतीक बनाया था और उनके समाज सेवा के कार्य हेतु इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी ज्योतिबा फुले को।
पुस्तक क्या थी इनकी? सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले की पुस्तक के नेम है सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी। 1888 में समाज सुधारक विट्ठल राव कृष्णजी वंदेकर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि इन्हें महात्मा की उपाधि किसने दी थी। फिर हैं गोपाल गणेश अगरकर, 1856 से 1895 ईस्वी, महाराष्ट्र के थे ये। इन्होंने मानव तर्कों का समर्थन किया एवं परंपरागत मूल्यों एवं महत्वहीन प्रथाओं को त्याग देने का समर्थन दिया। ये न्यू इंग्लिश स्कूल, द दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज के सह संस्थापक थे। केसरी के प्रथम संपादक भी थे और मराठी समाचार पत्र लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किया गया था। पत्रिका कौन सी थी इनकी? सुधारक। इस पीरियोडिकल में इन्होंने अस्पृश्यता एवं जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। फिर आए स्वामी विवेकानंद, 1862 से 1902। नरेंद्र नाथ दत्त था इनका नाम, नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाने जाते थे ये भी पूछ लेते हैं क्या नाम था इनका। हिंदू धर्म का प्रचार किया था, वेदांत में विश्वास करते थे और ज्ञान की सबसे तर्कसंगत प्रणाली मानी थी वेदांतों को। ठीक है, इन्होंने वेदांतों को ज्ञान की सबसे तर्कसंगत प्रणाली माना था। और ये रामकृष्ण बुद्ध यीशु के जीवन और गीता उपनिषदों की शिक्षाओं से प्रेरित थे। हिंदुओं द्वारा धार्मिक वर्चस्व के खिलाफ थे। 1893 ये सन इम्पोर्टेंट है। शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था, जहां उन्होंने भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच संतुलन पर बल दिया। 1897 में सामाजिक सेवा और मानवीय राहत कार्यों को बढ़ावा देने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये ध्यान रखना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी और कब की थी। 1897 में की थी स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने सभी जीवों की सेवा के सिद्धांत का समर्थन किया। उनके अनुसार मानव जाति की सेवा ईश्वर की सर्वोच्च सेवा है। पुस्तकें कौन कौन सी लिखी हैं स्वामी विवेकानंद ने? ज्ञान योग पुस्तक थी इनकी, कर्मयोग, राजयोग और न्यू हिंदुइज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था। फिर आए दयानंद सरस्वती, 1824 से 1883 ईस्वी। इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। ये पुराने मौरवी राज्य गुजरात में एक ब्राह्मण घराने में पैदा हुए थे। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था इन्होंने और वेदों के कर्म, पुनर्जन्म और चतुवर्ण प्रणाली के सिद्धांत को माना था। वे चमत्कार, पुरोहितवाद और मोक्ष की अवधारणा की आलोचना करते थे और इनकी पुस्तक थी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती ने पुराणों की निंदा की है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। सर सैयद अहमद खां, 1817 से 1898 ईस्वी, ये अंग्रेजों के भक्त और न्यायिक सेवा के सदस्य बने। 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1888 में नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी इनको। सर सैयद अहमद खां ने पर्दा प्रथा और बहुपत्नी प्रथा का घोर विरोध किया था। कुरान की शिक्षाओं के साथ आधुनिक शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करने का समर्थन किया। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लिया गया है। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की सर सैयद अहमद खान ने। इन्होंने महिला शिक्षा और मुसलमानों में सुधार हेतु प्रयास किया था। सर सैयद अहमद खान की पत्रिका का नाम है तहजीब अल अखलाक। ठीक है, चलिए अब है धार्मिक सामाजिक आंदोलन के केंद्र बता दिए हैं इन्होंने, कहाँ कहाँ केंद्र रहे हैं। अमृतसर के अंदर सिंह सभा आंदोलन हुआ है, ये है धार्मिक सामाजिक आंदोलन। ठीक है, और नामधारी आंदोलन हुआ है और अकाली आंदोलन हुआ है अमृतसर के अंदर। अलीगढ़ के अंदर देवबंदी स्कूल और अहमदिया आंदोलन। ठीक है, पूछ लेते हैं अहमदिया आंदोलन कहाँ हुआ था? अलीगढ़ के अंदर। पटना के अंदर वहाबी आंदोलन हुआ था। वेलूर रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी वेलूर में। कलकत्ता ब्रह्म समाज यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, बम्बई प्रार्थना समाज सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। राजकोट आर्य समाज की स्थापना हुई थी। पुणे में सार्वजनिक सभा राजमुंद्री एसोसिएशन और दक्कन शिक्षा समाज। मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी और वेद समाज, इसकी स्थापना हुई थी। केरल में शिवगिरी बरकाका श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। ठीक है, ये क्या रहे हैं? धार्मिक सामाजिक आंदोलन के केंद्र रहे हैं। बता दिए हैं कहाँ कहाँ पे केंद्र थे इनके, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अब आए सुधारवाद बनाम पुनरुत्थानवाद, ये कौन थे भाई? इनमें देख लेते हैं थोड़ा डिफरेंस। सुधारवाद कौन थे?
सामाजिक सुधार चाहते थे ये, सुधारवाद। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में सहायता करना। और एक सेकेंड, पहले ये देखते हैं, ये सामाजिक सुधार चाहते थे, सामाजिक सुधारों के विरुद्ध थे, ये जो पुनरुत्थानवादी थे। पुनरुत्थानवाद सामाजिक सुधारों के विरुद्ध था, सुधारवाद सामाजिक सुधार चाहता था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में सहायता करना था इनका काम, और ये उपनिवेशवाद के विरुद्ध लाया गया था पुनरुत्थानवाद। सुधारवाद पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित था, और पुनरुत्थानवाद यह प्राचीन भारतीय धर्म की पुनरुद्धार से संबंधित है, और यह भारतीय आध्यात्मिकता की श्रेष्ठता में विश्वास करता है। औपनिवेशिक राज्य की आलोचना नहीं की गई है सुधारवाद में, इसने भारतीयों में आत्मविश्वास को जन्म दिया है। पुनरुत्थानवाद में नरमपंथी थे सुधारवाद में, और इसमें चरमपंथी थे पुनरुत्थानवाद में। अब आए महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन। ठीक है, अब देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट वो आ गई है लिस्ट। हिंदू सुधार आंदोलन। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। पक्ष में थे ये किसके? मानववाद के, प्रजातंत्र और विवेक, तर्क शक्ति के, और विधवा पुनर्विवाह का राजनीतिक उत्थान। विपक्ष में आलोचना किसकी की थी इन्होंने? बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बाइबिल, जाति व्यवस्था, पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता, सती और बाल विवाह की। कर्म और आत्म प्रथा के संचरण पर कोई निश्चित दृष्टिकोण नहीं था इनका। 1910 में पंजाब दयाल सिंह ट्रस्ट द्वारा शुरू किए गए लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज ने समाज में इनके विचारों को लोकप्रिय बनाया। फिर आए प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में। ठीक है, 1867 में। महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़कों लड़कियों के लिए शादी की उम्र बढ़ाने और जाति और सांप्रदायिक बाधाओं के खिलाफ लोकप्रिय उदारवादी विचार थे इनके। 1870 में एमजी रानाडे द्वारा शामिल हुए। इसने अखिल भारतीय चरित्र प्राप्त किया। महाराष्ट्र में भक्ति पंथ से जुड़े हुए थे ये, और अन्य प्रमुख नेता थे इनके साथ आरजी भंडारकर और एनजी चंद्रावकर। यंग बंगाल आंदोलन 1820 से 1830 में चला था ये। हेनरी विवियन डेरेजियो ने शुरू किया था बंगाल के अंदर। यह यंग बंगाल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर स्वतंत्र सोच और तर्क संगता का पक्षधर बन गए थे। इस आंदोलन का समकालीन समय में आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं था। डेरोजियो को आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि माना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस आंदोलन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा है, और प्रमुख संगठन थे एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन और जनरल नॉलेज। अब है परमहंस मंडली 1849। ठीक है, दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम ने इसको शुरू किया था परमहंस मंडली को। महाराष्ट्र में शुरू हुआ था ये, और जाति व्यवस्था के विरुद्ध और ईश्वर की पूजा के पक्षधर थे। नैतिक प्रेम और अच्छे आचरण पर वास्तविक धर्म को इन्होंने प्रोत्साहित किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी किसने? ज्योतिबा फुल्ले ने। महाराष्ट्र में शुरू हुआ था ये, और उद्देश्य था निम्न जातियों और महिलाओं के बीच समाज सेवा और शिक्षा प्रदान करना, और राजा बली को इन्होंने प्रतीक चिन्ह बनाया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापना हुई थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य धार्मिक भावना के तहत देश की सेवा के लिए निस्वार्थ कार्यकर्ताओं के समूह को जुटाना था, और हितवाद पत्रिका का प्रकाशन किया था। फिर है सोशल सर्विस लीग। इसकी स्थापना किसने करी थी? नारायण मल्हार जोशी ने 1912 में। सन भी इम्पोर्टेंट है इनके सबके, सन भी ध्यान रखने हैं। इसे बॉम्बे में शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य गरीब लोगों की मदद करना, जीवन और काम की बेहतर परिस्थितियों के लिए काम करता था। फिर है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण आंदोलन मिशन 1897 में शुरू हुआ था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था कलकत्ता के अंदर, और इसका उद्देश्य वेदांत के संदेश के प्रसार के लिए व्यक्तियों के एक समूह को संगठित करना था। मिशन के अनुयायियों के साथ मिलकर परोपकारी कार्य करना था। तकनीक व विज्ञान के उपयोग का समर्थन किया था, और इन्होंने आर्य समाज के विपरीत मूर्ति पूजा का समर्थन किया था। आर्य समाज की स्थापना करी थी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में। बाद में लाहौर शिफ्ट कर दिया था इसका मुख्यालय। ईश्वर को सच्चे ज्ञान का प्राथमिक स्रोत मानते थे ये दयानंद सरस्वती। वेदों को ज्ञान का इन्होंने मुख्य स्रोत माना है। सभी व्यक्तियों की भलाई को बढ़ावा देना, प्यार और न्याय को बढ़ावा देना। अंतरजातीय और विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने प्रोत्साहित किया है।
भूकंप और सूखे आदि जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय समाज सेवा को प्रोत्साहन दिया है इन्होंने। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की हिंदू धर्म में वापस आने के लिए उन लोगों के लिए जिनको ईसाई धर्म इस्लाम में धर्मांतरित किया गया था। और पुस्तक थी इनकी सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन और ऋग्वेद भाष्य, ये इनकी पुस्तक है। नारा दिया था इन्होंने वेदों की ओर लौटो और पुराणों की इन्होंने निंदा की थी दयानंद सरस्वती ने। अब है सेवा सदन, 1908 में इसकी स्थापना करी थी बहराम जी एम मालाबारी ने और दीवान दयाराम गिडूमल ने। बाल विवाह का विरोध किया था, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे ये। बी एम मालाबारी समाचार पत्र था इनका, भारतीय स्पेक्टेटर के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट अधिनियम को पारित किया गया था। इसमें असहाय, शोषित और निराश्रित महिलाओं की देखभाल की और शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा दिया। देव समाज की स्थापना करी थी 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री में, लाहौर में की थी ये। और इसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, गुरु की श्रेष्ठता की स्थापना, अच्छे मानवीय कार्य करना था। पुस्तक कौन सी थी? शिव नारायण अग्निहोत्री की देव शास्त्र, इंपॉर्टेंट बुक है, इसका नाम ध्यान रख लेना। धर्म सभा की स्थापना करी थी 1830 में राधाकांत देव ने। और हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता को यथास्थिति बनाए रखना और लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया था राधाकांत देव ने। भारत धर्म महामंडल 1902 में इसकी स्थापना करी थी, बनारस में करी थी मदन मोहन मालवीय ने। भारत धर्म महामंडल सनातन हिंदू धर्म को बचाव करना था इसका उद्देश्य। और इसके अन्य समान संगठन जो इसमें विलय हुए थे सनातन धर्म समाज 1895 में, दक्षिण भारत में धर्म महापरिषद और बंगाल में धर्म महामंडली, बाद में ये इसके अंदर विलय हो गए थे। ठीक है। फिर आए श्री गुरु नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, केरल में हुआ था ये शुरू 1903 में। किसने शुरू किया था? श्री नारायण गुरुस्वामी ने शुरू किया था इसको। केरल में एझाव जाति, तोड़ी टैपर और अछूतों की जाति के बीच, इसे अरव्वीपुरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दबे कुचले वर्गों, जानवरों की बलि, जातियों, पंथों की विभाजन की प्रवृत्ति आदि का विरोध किया गया था इसके अंदर। राधा स्वामी आंदोलन 1861 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? ये तुलसी राम उर्फ शिव दयाल साहब ने इसको शुरू किया था, राधा स्वामी आंदोलन को 1861 में। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आगरा से इसकी शुरुआत हुई थी। सांसारिक अस्तित्व के साथ गुरु, सत्संग और सरल जीवन की सर्वोच्चता में विश्वास करते थे ये लोग, और मंदिर और अन्य संबंधित प्रतीकों पर विश्वास नहीं करते थे। और मुख्य ग्रंथ था इनका सारवचन। ठीक है। वोकालिंग संघ 1905 में मैसूर में स्थापित हुआ था। ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध किया गया था इसके अंदर, और विवाह के अवसर पर ब्राह्मणों की उपस्थिति का भी विरोध किया था वोकालिंग संघ के अंदर। जस्टिस आंदोलन किसने शुरू किया था? 1917 में CN मुदालियार ने और TM नायर और P त्यागराज ने। तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों का नाम ध्यान रखना है। कहाँ शुरुआत है? मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस आंदोलन। और विधायिकाओं में निचली जातियों के प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया गया था इसमें। अब देखो भाई, जो ये आंदोलन है ना, इसमें खाली डेट और ये किसने शुरू किया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो सामने लिखा हुआ है ना कि इस आंदोलन के अंदर क्या हुआ है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनसे भी। कभी आप ये सोच रहे हो कि बस सन याद कर लेंगे और नाम याद कर लेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। EV रामास्वामी नायकर और बालाजी ने इसको शुरू किया था। और ये आंदोलन शुरू हुआ था ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरुद्ध। मंदिर प्रवेश आंदोलन ये TK माधवन ने शुरू किया था त्रावणकोर में। और मंदिरों में निम्न जातियों के प्रवेश की अनुमति से संबंधित है ये। और वायकोम सत्याग्रह शुरू हुआ था 1924 में। और किसने शुरू किया था? ये KP केशव ने, केरल के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये वायकोम सत्याग्रह। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में शुरू हुई थी। MG रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा मद्रास में इसको शुरू किया गया था, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधार अंग के रूप में अंतर्जातीय विवाह का समर्थन दिया था इन्होंने। बहुविवाह और कुलीनवाद का विरोध किया था। बाल विवाह के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया था इन्होंने। ठीक है। तो ये थे हिंदू सुधार आंदोलन थे ये सब। अब आए मुस्लिम सुधार आंदोलन, इनको भी देखते हैं, इनसे भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाबी या वाली उल्लाह आंदोलन, वहाबी आंदोलन शुरू हुआ था 1820 में। किसने शुरू किया था? अरब के अब्दुल वहाब और शाह वली उल्लाह से प्रेरित सैयद अहमद बरेलवी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। पश्चिमी प्रभावों के विरुद्ध था ये। मुस्लिमों के बीच सामंजस्य स्थापित करना इसका उद्देश्य था। धर्म में व्यक्तिगत विवेक को महत्व दिया गया था।
उद्देश्य, दार उल हर्ब युद्ध क्षेत्र से दारुल इस्लाम की भूमि में भारत को बदलना चाहते थे ये। ठीक है। फिर है टीटू मीर आंदोलन, ये 1831 में शुरू हुआ था टीटू मीर आंदोलन, और इसके संस्थापक थे सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य मीर निसार अली, ये इसके संस्थापक थे। और सरिया को अपनाया गया था इसमें। हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मुस्लिम किसानों को संगठित किया गया था इस आंदोलन के अंदर। फराजी आंदोलन 1818 में चला था ये, और इस्लामी आस्था के आधार पर शुरू किया गया था, और इस आंदोलन को हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरू किया था, फराजी आंदोलन को। इसमें इस्लामी प्रथाओं के उन्मूलन के विरुद्ध था ये, इस्लाम से संबंधित जो इस्लामी प्रथाएं थीं। और दादू मियाँ के साथ क्रांतिकारी स्वरूप में आंदोलन, इनका लक्ष्य हिंदू जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष करना था, और इस आंदोलन को फराइजी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। फराजी आंदोलन को बोलते हैं फराइजी। अब अहमदिया आंदोलन 1889 में शुरू हुआ था ये, और ये किसने शुरू किया था? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने शुरू किया था इस आंदोलन को। और कहाँ हुई थी इसकी शुरुआत? गुरदासपुर, पंजाब में। और ब्रह्म समाज जैसे उदार सिद्धांतों पर आधारित है ये आंदोलन। इन्होंने जिहाद का विरोध किया था, धर्म को राज्य से अलग करने का समर्थन किया, सहिष्णुता और मानव अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा दिया था इन्होंने। रहस्यवाद से पीड़ित थे ये, और पश्चिम एशियाई देशों के बहावियों की तरह थे। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तक में की है। ध्यान रखेंगे किसकी पुस्तक है? मिर्ज़ा गुलाम अहमद की, बहरीन ए अहमदिया। ठीक है। 1875 में सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन 1875 में शुरू हुआ था, और ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। प्रकृति में कैसा था ये? उदार था और आधुनिक था, और मुसलमानों में सामाजिक सुधार जैसे कि पर्दा प्रथा उन्मूलन, बहुविवाह, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं की शिक्षा आदि, ये इसका उद्देश्य था। फिर आया देवबंद स्कूल, दारुल उलूम, 1866 में इसकी स्थापना हुई थी, और मोहम्मद कासिम ननोतवी और राशिद अहमद गंगोही ने 1867 में सहारनपुर संयुक्त प्रांत में इसकी शुरुआत की थी। ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं, ये एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। ठीक है, कासिम ननोतवी और राशिद अहमद गंगोही। उद्देश्य क्या था? मुस्लिम समुदाय का नैतिक और धार्मिक उत्थान करना इसका उद्देश्य था, और इस्लाम धर्म में निहित संदेशों का पालन करना, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का इन्होंने समर्थन किया था। सैयद अहमद खान के अलीगढ़ स्कूल के खिलाफ फतवा जारी किया गया था देवबंद स्कूल के द्वारा। ठीक है। अब आया स्त्रियों की दशा में सुधार आंदोलन। ये सारे जितने भी आंदोलन थे अभी सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी आंदोलन ऐसा नहीं कि जिसको तुम छोड़ दोगे। ठीक है, तो सारे याद कर लेना, 2-4 बार देख लोगे ना वीडियो, याद हो जाएंगे सब। स्त्रियों की दशा में सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी तक स्त्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई थी। समाज ने उन्हें अनेक कुप्रथाओं से जकड़ दिया था, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, शिशुवध, पर्दा प्रथा, ये सारी प्रथाएं चल रही थी जो स्त्रियों के लिए बहुत ही हार्मफुल थी। यद्यपि समाज में कुछ महिलाएं उचित, शिक्षित और समाज सुधारक भी थी, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम थी। महिला आंदोलन, महिला शिक्षा, समाज के संयुक्त प्रयास के अंततः इनकी दशा में सुधार संभव हुआ। विधवा पुनर्विवाह, ईश्वरचंद विद्यासागर और D.K. कर्वे, दोनों का नाम ध्यान रखना है। जैसे समाज सुधारकों ने विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अथक प्रयास किए थे, और ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था। अतः 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी द्वारा पारित किया गया। लॉर्ड डलहौजी का नाम भी पता होना चाहिए, डेट पता होनी चाहिए आपको, सन। ठीक है, परंतु इसे स्वतंत्र रूप से लागू करने का श्रेय किसको है? लॉर्ड कैनिंग को जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, पारित किसने किया था? डलहौजी ने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किसने किया है? लॉर्ड कैनिंग ने। D.K. कर्वे ने 1893 ईस्वी में विधवा विवाह मंडली की स्थापना की थी। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। वीरेश लिंगम ने दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किए थे। सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब है बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून। समाज सुधारकों के सम्मिलित प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने बाल विवाह को अपराध घोषित किया और निम्न कानून बनाए। कौन कौन से? नेटिव मैरिज एक्ट बनाया था 1872 के अंदर। इसमें बाल विवाह, 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं व 18 वर्ष से कम आयु के लड़के एवं बहुविवाह को वर्जित किया गया था। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट के अंदर 14 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह नहीं हो सकता था, और 18 वर्ष से कम का लड़का। ठीक है, यह एक्ट गवर्नर जनरल
लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा पारित किया गया था। फिर आया संपत्ति आयु अधिनियम 1891। यह अधिनियम B.M. मालाबारी के प्रयत्नों से पारित हुआ था और इसमें 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विवाह पर रोक लगा दी गई थी। शारदा एक्ट आया 1929 में। यह एक्ट डॉक्टर हरिविलास शारदा के प्रयासों से पारित हुआ था और इस एक्ट में 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों और 14 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह पर रोक लगा दी गई। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 में आया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने इस एक्ट के तहत लड़कों की आयु 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी, लड़कियों की। ठीक है, लड़कों की तो थी 18 से नीचे हो नहीं सकती थी, लड़कियों की 14 थी, तो लड़कियों की आयु होगी थी 14 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 था। ये बाल हत्या 1795 में गवर्नर जनरल जॉन सॉर एवं 1802 ईस्वी में वेलेज़ली ने कानूनी तौर पर मानव हत्या को अपराध घोषित कर दिया था। नरबली प्रथा, इस प्रथा को लॉर्ड होर्डिंग प्रथम, ये नाम ध्यान रखना है। ठीक है, 1844 से 1845 के मध्य कैंपबेल की नियुक्ति करके इसको समाप्त कर दिया गया था, नरबली प्रथा को। अब आया ठगी प्रथा। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कर्नल सिलीमैन को नियुक्त किया था। ठीक है, ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए। सती प्रथा, रेगुलेशन 1829 द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 सितंबर 1829 को इस प्रथा को बंद करने का आदेश दिया था। ये ध्यान रखना है, किसने दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इनका नाम इम्पोर्टेंट है। अब आए विभिन्न महिला संगठन कब बने, कहाँ बने और संगठनकर्ता कौन है इनकी। पहला है भारत स्त्री महामंडल, ये बना था 1910 में। कहाँ बना? इलाहाबाद के अंदर, और इसके संगठनकर्ता थी सरला देवी चौधरानी। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन 1917 में इसकी स्थापना हुई मद्रास के अंदर, और ये मार्गरेट कजिन्स ये संगठनकर्ता थी। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस 1927 में बनी थी, पुणे इसका स्थान है, और मार्गरेट कजिन्स ये संगठनकर्ता है। महिला राष्ट्रीय संघ बना था 1928 में चिटगांव में, ललिता घोष संगठनकर्ता है। राष्ट्रीय स्त्री संघ 1921 बम्बई में, और सरोजिनी नायडू इसकी संगठनकर्ता है। अब अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन देख लेंगे भाई। पारसी समुदाय, इसने चलाया था रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना करी थी पारसी समुदाय ने 1851 में। और क्या उद्देश्य था इसका? पारसियों की सामाजिक स्थितियों में सुधार के लिए संगठित किया गया था ये, पारसी धर्म की शुद्धि के लिए। और नेता कौन थे इससे रिलेटेड? नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, KR कामा और SS बंगाली, ये इसके प्रमुख नेता थे। समाचार पत्र था रफ्त गोफ्तार, ठीक है, सत्या टेलर। सिखों ने चलाया था सिंह सभा आंदोलन 1870 में, अकाली आंदोलन, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन 1920 के अंदर। इसका क्या उद्देश्य था? पंजाब में खालसा विद्यालय के माध्यम से सिखों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना था। ईसाई मिशनरियों की अभद्र गतिविधियों के विरुद्ध था यह आंदोलन, और उद्देश्य था सिख गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों से छुटकारा दिलवाना। और सिख गुरुद्वारा अधिनियम को 1922 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के माध्यम से गुरुद्वारों को जनता के नियंत्रण में लाने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम को ध्यान रखेंगे। फिर थियोसॉफिकल आंदोलन, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क में बनी थी। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैडम HV ब्लावटस्की रसिया से थी ये, और कर्नल MS अर्काट अमेरिका के थे। इन दोनों ने मिलकर इसको प्रारंभ किया था। और 1882 ईस्वी में अड़ियार मद्रास में इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया था। यह उपनिषदों, सांख्य, योग, वेदांत के विचारों से प्रेरित था, और इसका उद्देश्य था सार्वभौमिक भाईचारा स्थापित करना। प्रमुख नेता कौन रही हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की? एनी बेसेंट 1847 से 1933 ईस्वी तक, और 1893 में भारत पहुंच गई थी, और 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में 1916 में यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया था, और 1907 में ये इसकी अध्यक्ष चुनी गई थी। ठीक है, सारे फैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, तो ये चैप्टर हो गया पूरा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सारे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। अब चलो चैप्टर 6 शुरू करते हैं, और यह है स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ कैसे हुआ। ठीक है, चलिए भाई फटाफट कर लेते हैं रिवीजन।
19वीं सदी के प्रारंभ में भारत की राष्ट्रीय भावना का उदय हो चुका था और सदी के अंत तक भारत में अनेक संगठन तथा संस्थाओं का विकास भी हो चुका था। भारत की जनता अपने अधिकारियों के लिए इन संस्थानों के माध्यम से स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ कर चुकी थी। स्वतंत्र संघर्ष के लिए हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया था। 3 चरण कौन कौन से थे? अब ये प्रथम चरण, द्वितीय और तृतीय। प्रथम चरण था 1885 से पहले का। द्वितीय चरण 1885 से 1919 तक का था। तृतीय चरण था 1919 से 1947 तक का। 1885 से पूर्व राजनीतिक संगठन, आम जनमानस, इन सब का अभाव था। 1885 से 1905 तक ये थे। 1885 से 1905 तक का काल जो था ये तो उदारवादी काल था, उदारवादियों का। और 1905 से जो 1919 तक का टाइम पीरियड रहा है ये उग्रवादी चरण रहा है। और 1919 से 1947 तक इसमें आ गया था गांधी युग। यहाँ रहा है गांधी जी का योगदान। आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास के क्या कारक रहे हैं ये भी देखेंगे। देश की राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण, पश्चिमी विचार शिक्षा का विकास, विश्व के समकालीन साहित्य, प्रेस और आंदोलनों की भूमिका रही है, भारत के समृद्ध अतीत और विरासत की पुनः खोज, मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय हुआ, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रगतिशील स्वरूप और विदेशी शासकों की प्रतिक्रियात्मक नीतियाँ और जातीय अहंकार, भारतीय और औपनिवेशिक हितों में अंतर विरोधों को समझना, ये सारे कारक रहे हैं आधुनिक राष्ट्रवाद के। कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं 1885 से पहले कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं गठित हुई हैं, क्या काम कर रहे हैं, सब देखेंगे। ब्रिटिश शासन द्वारा जातिगत और नीतिगत आधारों पर भारतीयों में मतभेद करने के फलस्वरूप जो राष्ट्रवाद को जन्म दिया। भारतीय अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की मांग निरंतर ब्रिटिश शासन से कर रहे थे। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पूर्व निम्नलिखित संस्थाएं थी। कांग्रेस के गठन से पहले कौन कौन सी संस्थाएं थी वो देखेंगे। तो ये थी बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं। बंगाल में कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी? बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836 में गठित हुई थी ये, और ये राष्ट्रवाद के पक्ष में जनमत तैयार करना इसका उद्देश्य था। 1836 में राजा राममोहन राय के सहयोगियों द्वारा कलकत्ता में स्थापित की गई थी ये बंग भाषा प्रकाशन सभा। इसने बंगाली शिक्षा को प्रोत्साहित किया और इस संगठन द्वारा सरकार और प्रशासन की समीक्षा की जाती थी। इसने भारतवासियों को राजनीति के प्रति प्रारंभिक रूप से जागरूक बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे अब इसका, किसने शुरू की है, कब शुरू की है और क्या इसका पर्पज है। ठीक है, पता होना चाहिए इतने फैक्ट आपको। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 ईस्वी में शुरू हुई थी जमींदारी एसोसिएशन। यह द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से स्थापित की गई थी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, द्वारकानाथ टैगोर भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी जिसने संगठित आंदोलन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या था? जमींदारों के हितों की रक्षा करना। फिर है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1843 ईस्वी में गठित हुई, 1843 में स्थापित हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना था और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ाना था। यह सोसाइटी ब्रिटिश शासन के प्रभाव से समाज के सभी वर्ग के लोगों की कठिनाइयों और दुखों पर विचार करके उनके समाधान ढूंढने का काम करती थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। फिर है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये 1851 कलकत्ता में गठित हुआ था। 1851 में जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को आपस में विलय करके इसका गठन किया गया था। इसने ब्रिटेन की संसद को एक प्रार्थना पत्र भेजकर अपील की थी, क्या कि लोकप्रिय उद्देश्यों वाली पृथक विधायिकाओं की स्थापना की जाए, न्यायिक और कार्यकारी का पृथक्करण किया जाए, उच्च वर्ग के नौकरशाहों के वेतन में कमी की जाए और नमक कर, आबकारी कर और डाक शुल्क में इनको समाप्त किया जाए। एसोसिएशन के इन सुझावों को आंशिक सफलता मिली और गवर्नर जनरल को विधायी परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। इस संस्था के अध्यक्ष कौन थे? राधा कांत देव। ठीक है, कौन सी संस्था के बताओ? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। सीधा पूछ लेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में शुरू हुई थी। कहाँ? लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारत के लोगों की समस्याओं और मांगों से ब्रिटेन को अवगत कराना था कि भारत के लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी मांग है। भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना था। ये वाला पॉइंट तो पेपर में आ चुका है। ठीक है,
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में, तो ध्यान रखेंगे इसका उद्देश्य था भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना। बाद में भारत में विभिन्न भागों में भी इसकी शाखाएं खुल गईं। इंडियन लीग, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, और किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना करी थी, और इसका उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना, और इसे टेम्पल लीग भी कहा जाता है। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1876 में, और स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर करी थी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। इसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता व इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। उद्देश्य क्या था इसका? तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में सशक्त जनमत तैयार करना और एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम हेतु भारतवासियों में एकता की स्थापना करना, ये इसके उद्देश्य थे। इस संस्था ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु सीमा घटाने का विरोध किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बम्बई में कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं चली भाई? बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1852 में। कौन थी ये? प्रथम राजनीतिक संस्था थी, और इस संस्था ने सरकार को कानूनों पर सलाह देने में अहम भूमिका निभाई थी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी में बम्बई में शुरू हुई थी, और इसकी स्थापना किसने करी थी? पूना सार्वजनिक सभा की MG रानाडे के द्वारा की गई थी। कितनी बार पूछ लिया है क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने करी थी? इसके अन्य प्रमुख सदस्य भगवान राय श्रीनिवास राव पंत प्रतिनिधि और गणेश वासुदेव जोशी और SH चिपलूणकर, ये इसके सदस्य थे पूना सार्वजनिक सभा के। उद्देश्य क्या था? लोगों और सरकार के मध्य सेतु के रूप में काम करना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने करी थी? 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और KT तेलंग तीनों ने मिलकर करी थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखेंगे, यह भारतीय हितों की पक्षधर थी और इसने 1885 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक की मेजबानी की थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में शुरू हुई थी ये, और एक कलकत्ता की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की मद्रास शाखा थी, और इसके संस्थापक है गजुलू लक्ष्मी नरासु चेट्टी। ठीक है, लक्ष्मी नरासु चेट्टी इसके संस्थापक है मद्रास नेटिव एसोसिएशन की, और किंतु ये ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सकी, इसमें ध्यान रख लेना संस्थापक का नाम। मद्रास महाजन सभा 1884 में शुरू हुई थी मद्रास के अंदर, और 1884 में M वीर राघवाचारी, B सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चार्लू ने इसका गठन किया था, और इसका उद्देश्य क्या था? स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना और महाजनों और किसानों के बीच के संघर्ष को रोकना इसका पर्पज था। अब आई कांग्रेस से पूर्ववर्ती अभियान, कौन कौन से अभियान चलाए गए कांग्रेस से पहले? 1875 में कपास पर आयात शुल्क आरोपित करने के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया था। सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण हेतु 1878-79 में आंदोलन शुरू हुआ था। लॉर्ड लिट्टन की अफगान नीति के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया था। शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के विरोध में भी आंदोलन हुआ था। स्वयंसेवक सेना में प्रवेश के अधिकारों के समर्थन में आंदोलन शुरू किया गया था, और प्लांटेशन लेबर और इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, 1833 में इल्बर्ट बिल के समर्थन में आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें ब्रिटिश विषयों से जुड़े मामलों की अध्यक्षता करने के लिए वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को अनुमति देने की मांग की गई थी। ठीक है, ये इल्बर्ट बिल है, पूछ लें कि इल्बर्ट बिल क्या था, तो क्या था ये? जो ब्रिटिश लोगों से जुड़े हुए मामले थे ना, उनकी अध्यक्षता करने के लिए जो वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेट थे उनको अनुमति दे दी थी, जिसका अंग्रेजों ने विरोध किया था, और वहाँ की अंग्रेज जो महिलाएं थी उन्होंने। राजनीतिक प्रदर्शनों हेतु अखिल भारतीय कोष की स्थापना के समर्थन में आंदोलन शुरू किया गया था। ब्रिटेन में भारत का समर्थन करने वाले दलों को मान्यता देने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश की न्यूनतम आयु कम करने के समर्थन में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन प्रारंभ किया था, और इस आंदोलन को भारतीय सिविल सेवा प्रदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अखिल भारतीय स्तर, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा प्रदर्शन। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो गया है। अब शुरू करेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, और उदारवादी चरण पढ़ेंगे 1885 से 1905 तक का। चलिए,
टोटल पेज इसमें 126 है और 46 पेज हमने कर लिए। बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी आपकी ये बुक, तो फटाफट रिवीजन हो जाएंगी। ठीक है, बस आप पढ़ने वाले चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना 1870 के दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता और अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे, किंतु इस विचार को मूर्त और व्यवहारिक रूप देने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम को प्राप्त हुआ है। कांग्रेस की स्थापना की पहली सार्वजनिक घोषणा 5 दिसंबर 1885 को मद्रास से प्रकाशित द हिंदू अखबार में की गई थी। ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। इसके प्रथम अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर क्या कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय संघ का प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षता किसने करी थी, दादा भाई नौरोजी ने। आईएनसी के पहले सत्र का आयोजन बॉम्बे में 28 दिसंबर 1885 के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। पहले सत्र का आयोजन इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुआ था, बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अच्छा, ये जो प्रथम अधिवेशन है ना, यहाँ इन्होंने अध्यक्षता नहीं करी थी, बस इन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था ना, इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया ये क्वेश्चन भी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 2 मुस्लिम प्रतिनिधि बदरुद्दीन तैयब जी और रहीमतुल्ला सयानी ने भाग लिया था। दोनों का नाम ध्यान रखेंगे। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में क्या क्या मांगे थी, सैनिक खर्चों में कमी की जाए, केंद्र प्रांतों में विधान परिषद का विस्तार हो, उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को पूरा अवसर मिले, भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन नियुक्त हो। ये इसकी मांग थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी 1885 में स्थापना हुई थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक थे, इनके द्वारा बॉम्बे में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले सत्र का आयोजन किया गया था। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा। आईएनसी के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। विशेष तथ्य क्या क्या रहे हैं, 1887 सैयद बदरुद्दीन तैयब जी आईएनसी के मद्रास अधिवेशन में पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो आईएनसी का पहला अधिवेशन हुआ था उसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थी, मतलब आईएनसी का जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में, उसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना है, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में जो अधिवेशन हुआ था। जॉर्ज यूल 1888, जॉर्ज यूल आईएनसी के इलाहाबाद अधिवेशन में पहले अंग्रेज अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ था, 1888 में, और अध्यक्षता किसने करी थी, जॉर्ज यूल ने, और ऐसा करने वाले ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1890 कादम्बिनी गांगुली कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्नातक थी। जबकि सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला नियुक्त हुई थी, भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, पूछ लेंगे। सरोजिनी नायडू की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, या पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही हैं आईएनसी की, और कौन से अधिवेशन में रही हैं, इस टाइप से भी बन जाएगा क्वेश्चन। 1917 में एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेंगे तो सरोजिनी नायडू थी, और पहली महिला अध्यक्ष पूछेंगे तो थी जॉन एनी बेसेंट। 1924 महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस की केवल एक बार ही अध्यक्षता की गई थी, वो भी बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, और कब हुआ था, 1924 में। कांग्रेस के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं, एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। लोगों को राजनीतिक लक्ष्यों और राजनीतिक शिक्षा से परिचित कराना, आंदोलन के लिए मुख्यालय और अखिल भारतीय नेतृत्व समूह की स्थापना करना, उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन और समर्थन देना, सरकार के समक्ष जनता की मांगों को प्रस्तुत करना और भारतीय राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रोत्साहन और प्रसार करना, ये उसके उद्देश्य थे आईएनसी की। क्या आईएनसी की स्थापना सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा पर आधारित थी, अब देखते हैं इसका आंसर। इस सिद्धांत के अनुसार आईएनसी का गठन अंग्रेजों की एक सोची समझी रणनीति के तहत स्थापित किया गया था, ताकि भारतीयों के असंतोष से बचा जा सके। इसलिए ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से अनुरोध किया था कि वे कांग्रेस की स्थापना में किसी तरह की रुकावट पैदा ना करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के प्रमुख अधिवेशन 1885 से 1947 तक।
कहाँ कहाँ हुए हैं, कब कब हुए हैं, सब बता दिए हैं इस मैप के अंदर। ये देखो यहाँ लाहौर अमृतसर में 1919 में हुआ है, मेरठ में 1946 में, लाहौर में 1893, 1909, 1929, इन सारे सन में लाहौर में अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का। दिल्ली में 1918 में हुआ, 1923, 1932, 1947 में हुआ, कानपुर में 1925 में हुआ, लखनऊ में 1916, 1899 और 1936 में हुआ, इलाहाबाद में 1888, 1892 और 1910 में हुआ, बनारस में 1905 में, बांकीपुर में 1912 में हुआ, गया 1922 में, रामगढ़ 1940 में हुआ, नागपुर 1891 और 1920 में हुआ, अमरावती में 1897 में, त्रिपुरी में 1939 में, हरिपुरा में 1938, फैजपुर में 1937 में हुआ, सूरत में 1907 में हुआ था। यहाँ कांग्रेस तो उसमें बट गई थी ना गुट में, नरम दल और गरम दल में। पूना में 1895 में हुआ, अहमदाबाद 1902 और 1921 में हुआ, और कराची 1913 और 1931 में हुआ। जो जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेंगे, ठीक है ना, जिनसे इम्पोर्टेंट घटनाएं जुड़ी हुई हैं। काकीनाडा में 1923 में हुआ, बेलगांव 1924 में हुआ। यहाँ महात्मा गांधी जी ने पहले बस एक बार ही अध्यक्षता की थी आईएनसी के अधिवेशन की। और बम्बई में देखो 7 बार हुआ है इसका अधिवेशन, 1885, 89, 1904, 1915, 1918, 1934 और 1942 में 7 बार बम्बई में इसका अधिवेशन हुआ है। मद्रास में भी 7 बार हुआ है, 1887, 1894, 1898, 1903, 1908, 1914 और 1927 में। कांग्रेस के अधिवेशन के 8 सत्रों का क्रम क्या क्या है? बम्बई, कोलकाता, मद्रास और इलाहाबाद। और इसकी ट्रिक इन्होंने बताई है बकमई, और एक बकनई, इलाहाबाद, नागपुर, कोलकाता और बम्बई। इसकी ट्रिक बता दी है इन्होंने बकनई, ठीक है। बै से बम्बई, कैसे कोलकाता, नै से नागपुर और इसे इलाहाबाद। ऐसे यहाँ पे बै से बम्बई, कैसे कोलकाता, मैं से मद्रास और इसे इलाहाबाद। यहाँ बता दिए कि कांग्रेस के अधिवेशन के 8 सत्रों का एक कार्यक्रम रहा है, ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या कौन कौन सा अधिवेशन कब कब हुआ। लाला लाजपत राय जैसे उग्रवादी नेता इस सिद्धांत में विश्वास करते थे, लेकिन उन आधुनिक भारतीय इतिहासकारों के द्वारा इस विचार का विरोध किया जाता है। यदि भारतीय स्वयं ही आईएनसी की शुरुआत करते तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती। हाँ, वे शुरुआत ही नहीं होने देते थे इसकी। इसलिए एक ब्रिटिश सिविल सेवक के नेतृत्व में इस संगठन को शुरू किया गया था। ऐसा माना जाता है कि उदारवादी नेताओं के द्वारा राष्ट्रवादी ताकतों को एक साथ लाने के लिए तड़ित चालक उत्प्रेरक के रूप में ह्यूम का इस्तेमाल किया गया। ये आईएनसी की जो स्थापना हुई है ना, उसके बारे में कहे गए हैं सारे कथन। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत ये है क्या, ये भी पढ़ लो। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार यदि ह्यूम ने कांग्रेस का इस्तेमाल सेफ्टी वाल्व के रूप में एवं भारतीयों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष को दबाने के लिए किया, तो भारतीय नेताओं ने ह्यूम को तड़ित चालक के रूप में इस्तेमाल किया, ठीक है। बता दिया इन्होंने कि अगर कांग्रेस का इस्तेमाल सेफ्टी वाल्व के रूप में किया है ना, तो भारतीय नेताओं ने ह्यूम का इस्तेमाल तड़ित चालक के रूप में कर लिया है। अब आईएनसी के महत्वपूर्ण अधिवेशन देख लो भाई, सारे इंपॉर्टेंट हैं ये भी। 1885 पहला अधिवेशन हुआ था, और किसकी अध्यक्षता में? WC बनर्जी की अध्यक्षता में, इम्पोर्टेंट है। और प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा 1886 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता करी थी, और कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया था इसके अंदर। 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता करी थी, और पहले गैर अंग्रेज और गैर भारतीय अध्यक्ष थे। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता करी थी, और बंगाल विभाजन के विरुद्ध निंदा व्यक्त की गई थी इसमें, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। स्वदेशी वस्तुओं और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना, सार्वजनिक बैठकें हुई, जुलूसों के आयोजन पर बल दिया गया। अश्वनी कुमार दत्त की स्वदेश बंधु समिति और स्वयं सेवकों की समितियों का निर्माण किया गया था। ये ध्यान रखना है, स्वदेश बंधु समिति, इसका निर्माण किसने किया था? अश्वनी कुमार दत्ता ने। पारंपरिक लोकप्रिय उत्सवों का प्रयोग और मेलों का आयोजन, गणपति उत्सव
का आयोजन, पारंपरिक लोक कला का विकास हुआ, मतलब इनके विकास पर बल दिया गया। राष्ट्रवादी गीत आमार सोनार बांग्ला, स्वदेश गीतम सुब्रमण्या भारती। चित्रकला रविन्द्रनाथ टैगोर। वैज्ञानिक अनुसंधान जगदीश चंद्र बोस। और राष्ट्रीय शिक्षा लोक भाषा में बंगाल नेशनल कॉलेज और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। ठीक है, इन सब का इसका गठन किया गया था। 1906 कलकत्ता अधिवेशन में क्या क्या हुआ है? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता करी और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। 1907 में रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता करी है और कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। 1908 मद्रास रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता करी और कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था इसमें। 1909 लाहौर अधिवेशन पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता करी थी और धर्म के आधार पर अलग अलग निर्वाचकों के गठन पर अस्वीकृति व्यक्त की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। ठीक है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसमें अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता करी थी। यहाँ गोखले और फिरोज शाह की मृत्यु हो गई थी। उग्रवादी कांग्रेस में मिल गए थे वापस और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था यहाँ, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त घोषणा पत्र हुआ। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक प्रतिनिधित्व की मांग अस्वीकार कर दी गई थी। यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरल की बात हुई थी ना 1909 के एक्ट में, उसको अस्वीकार कर दी, उसको इसमें स्वीकार कर लिया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी और कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया और ये पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। जलियांवाला बाग हत्याकांड की यहाँ आलोचना की गई और खिलाफत आंदोलनों का समर्थन दिया गया। 1920 कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता करी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई यहाँ से। नागपुर में 1920 में यहाँ पे तो विशेष सत्र आया था। नागपुर का 1920 में यहाँ अधिवेशन हुआ। विजय राघवाचारी ने अध्यक्षता करी है और भाषाई आधार पर कांग्रेस का पुनर्गठन हुआ और जिन्ना कांग्रेस से अलग हो गए थे। 1922 गया में अधिवेशन हुआ। CR दास ने इसकी अध्यक्षता करी है और CR दास और अन्य नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी का निर्माण किया था CR दास ने। ठीक है। महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन 1924 में हो और इसकी अध्यक्षता करी थी महात्मा गांधी ने। एकमात्र सत्र जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, इंपॉर्टेंट है। 1927 मद्रास अधिवेशन MA अंसारी ने इसकी अध्यक्षता करी थी और मेसोपोटामिया, ईरान, चीन में भारतीय सैनिकों को भेजने का विरोध किया गया। इसके अंदर स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ और साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। ठीक है। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन और मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी और पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ। फिर 1929 लाहौर, ये इम्पोर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई और 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। ये भी ध्यान रखना। कराची अधिवेशन 1931 में और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? वल्लभ भाई पटेल ने। यहाँ क्या हुआ? गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया, मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की स्वीकृति मिली और गांधी जी को दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। फिर 1934 में बॉम्बे में अधिवेशन हुआ। राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता करी थी और इस अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। 1936 लखनऊ में अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी और नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया था कि वे समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित करें। 1937 फैजपुर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी और पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि जो पहली बार कोई घटना हुई है तो वो समझो सारे अधिवेशन इम्पोर्टेंट हैं। 1938 हरिपुरा अधिवेशन हुआ था सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था इसके अंदर। ठीक है। फिर 1939 त्रिपुरी अधिवेशन हुआ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में और बोस अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित हुए, लेकिन गांधी समर्थकों के विरोध में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और कौन बने? राजेंद्र प्रसाद को सत्र का अध्यक्ष बनाया गया था। 1939 में बोस ने बंगाल में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1940 रामगढ़ में अधिवेशन हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसमें भाग लिया था। 1946 मेरठ में हुआ। JB कृपलानी ने भाग लिया था।
आज़ादी से पहले कांग्रेस का ये अंतिम सत्र था। और ध्यान रखेंगे अंतिम सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी? जेबी कृपलानी ने। कई बार क्वेश्चन आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कांग्रेस पर की गई टिप्पणी, क्या क्या टिप्पणियां हुई हैं, टिप्पणियों से भी क्वेश्चन आ जाता है। स्टेटमेंट देंगे और पूछ लेंगे किसका स्टेटमेंट है। कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, ये कहा है डफरीन ने। कांग्रेस अपने पतन के कगार पर खड़ी है और भारत में रहते हुए मेरी एक प्रबल अभिलाषा इसके शांतिपूर्ण अंत में सहयोग करना है, ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहा था। कर्जन का कथन है ये। यदि हम एक वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये कहा था तिलक ने। अश्वनी दत्त ने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा बताया है। किसने? अश्वनी दत्त ने। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा है। लाला लाजपत राय ने। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था बताया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या कहा? कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। अरविंद घोष ने क्या कहा? कांग्रेस के नेताओं के प्रतिवेदनों का वर्णन बुलबुलों के साथ खेलने के रूप में किया गया है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस नीचे की ओर जा रही है, यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं, ये किसने कहा था? एल्गिन द्वितीय का कथन था ये। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट मतलब भीख मांगने वाली संस्था, ये किसने कहा था कांग्रेस को? विपिन चंद्र पाल ने। तो सारे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस की तुलना ग्राम सची के युद्ध की स्थिति से की है। विपिन चंद्र पाल ने। कांग्रेस स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस है, ये कहा था जिन्ना ने। तिलक के कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था तिलक ने। कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी, ये किसने कहा था? अरविंद घोष ने। ये तो टीबी से मर जाएगी। ठीक है। तिलक ने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन और अधिवेशनों को छुट्टियों का मनोरंजन बताया है। तिलक ने। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, ये किसने कहा है? आर कोपलेड ने। अब आया उदारवादी चरण 1885 से 1905 और दृष्टिकोण देखेंगे इसका। उदारवादी कानून के दायरे में रहकर अहिंसक और संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे। उदारवादियों का मानना था कि ब्रिटिश भारतीयों की वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं थे और इसलिए उन्होंने याचिका, संकल्प और बैठकों का सहारा लिया। ये प्रार्थना करने में विश्वास करते थे। राष्ट्रवादियों ने 1889 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना करी थी। दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन का काफ़ी समय इंग्लैंड में बिताया और विदेशों में भारतीय पक्ष में जनमत तैयार करने का प्रयास किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 प्रकार की नीतियों का अनुसरण, भारतीयों में राष्ट्र प्रेम चेतना जागृत कर राजनीतिक मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करना और उनमें एकता स्थापित करना था, और दूसरा ब्रिटिश जनमत और ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करके भारत में सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ करना था। प्रमुख उदारवादी नेता कौन कौन से थे? दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, WC बनर्जी थे, SN बनर्जी, रासबिहारी बोस, RC दत्त, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले, PR नायडू, आनंद चार्लू, पंडित मदन मोहन मालवीय, ये सब उदारवादी नेता थे। सबका नाम पता होना चाहिए, पूछ लेंगे क्वेश्चन में। उदारवादियों का मानना था कि ब्रिटेन से भारत का संपर्क होना भारतीयों के हित में है तथा अभी ब्रिटिश शासन को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने का यथोचित समय नहीं आया है, ये मानते थे उदारवादी। उदारवादियों की क्या मांग थी? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, भारतीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन किया जाए और बजट और वित्तीय मामलों पर बहस करने का सीमित अधिकार प्राप्त हो, ये इनकी मांग थी। सीमाएं क्या थी भाई? केंद्रीय विधान परिषदों और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यता बढ़ा दी जाए, भारतीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन किया गया, सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन का प्रस्ताव रखने और मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं था, ये इनकी सीमाएं थी। बजट पे संशोधन का प्रस्ताव नहीं रख सकते थे, ना बजट में के मतदान में भाग ले सकते थे। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं था। परिषद में अभी भी सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा और पुनर्गठित केंद्रीय विधान परिषद की बैठक अपने पूरे कार्यकाल में केवल 13 दिन प्रतिवर्ष के वार्षिक औसत से आयोजित हुई। उदारवादी राष्ट्रवादियों का क्या योगदान है? ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना की इन्होंने। अनेक उदारवादी नेताओं जैसे दादा भाई नौरोजी, RC दत्त, दिनशा वाचा ने कुछ अन्य ब्रिटिश शासन की शोषण मूलक आर्थिक नीतियों की व्याख्या की और उसके द्वारा भारत में किए जा रहे आर्थिक शोषण के लिए धन निकास, ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रतिपादन, ये इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था? एक दादा भाई नौरोजी ने। भारत की गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन का कारण उपनिवेशी शासन को बताया था इन्होंने स्पष्ट किया था कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों का परिणाम भारत को निर्धन बनाना है, बता दिया था इन्होंने।
इन्होंने भू राजस्व में कमी करने, नमक कर का उन्मूलन करने, बागान श्रमिकों की दशा सुधारने और सैन्य खर्च में कटौती करने की मांग की थी। व्यवस्थापिका में संवैधानिक सुधार एवं अधिप्रचार। सर्वप्रथम 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। 1920 तक भारत में व्यवस्थापिकाओं को कोई वास्तविक प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। 1885 से 1892 के मध्य राष्ट्रवादियों को संवैधानिक सुधारों की मांगे दो बिंदुओं पर केंद्रित रहीं। किन पे? एक तो परिषदों का विस्तार हो, भारतीयों की इनमें भागीदारी बढ़े। दूसरा, परिषदों में सुधार हो, परिषदों को और अधिक अधिकार दें, मुख्यतः आर्थिक विषयों पर। ठीक है, ये मेन पॉइंट थे इसके। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से संवैधानिक सुधारों की राष्ट्रवादियों द्वारा भारी आलोचना की गई। राष्ट्रवादियों ने मांग की थी इसमें निर्वाचित भारतीयों का बहुमत हो और उन्हें बजट में नियंत्रण संबंधी अधिकार दिए जाएं। उन्होंने नारा दिया, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, जो अंग्रेजों के खिलाफ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिया गया था। यद्यपि ब्रिटिश सरकार की वास्तविक मंशा यह थी कि ये परिषदें भारतीय नेताओं के उदार मात्र प्रकट करने का मंच हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर भी भारतीय राष्ट्रवादियों ने इन परिषदों में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई और अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। इन उपलब्धियों के बावजूद राष्ट्रवादियों की सबसे प्रमुख असफलता यह रही है कि वे इन कार्यक्रमों और अभियानों का जनाधार नहीं बढ़ा सके। मुख्यतः महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल नगण्य रही इनके अंदर और सभी को मत देने का अधिकार भी नहीं मिला। सामान्य प्रशासकीय सुधारों हेतु उदारवादियों के प्रयास क्या क्या रहे हैं? सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण की मांग की गई। न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण की मांग की गई। न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग हो। पक्षपातपूर्ण और भ्रष्ट नौकरशाही, लंबी और खर्चीली न्यायिक प्रणाली की आलोचना की इन्होंने। ब्रिटिश सरकार की आक्रामक विदेशी नीतियों की आलोचना की। विभिन्न कल्याणकारी मदों यथा स्वास्थ्य, स्वच्छता, इन सब पे ज़्यादा व्यय की मांग की। भारत के बाहर अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में कार्यरत भारतीय मजदूरों की दशा में सुधार करने की मांग की थी। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, इसके अंतर्गत विचारों को अभिव्यक्त करने की, संगठन बनाने, उसकी स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता के मुद्दे सम्मिलित थे और इसके परिणामस्वरूप शीघ्र ही नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बन गया। ठीक है, चलिए अब है उदारवादियों के इन कार्यों से भारतीयों में चेतना जागृत हुई और 1897 में बाल गंगाधर तिलक और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं तथा पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। जनसाधारण की क्या भूमिका है? उदारवादी काल में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। जन सामान्य शिथिल और निष्क्रिय भूमिका में था। प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति ज़्यादा विश्वस्त नहीं थे। जन सामान्य के विचार और सोच संकीर्णता से भरी हुई थी। व्यापक जन समर्थन के अभाव में उदारवादी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनीतिक रुख अख्तियार नहीं कर सके। ब्रिटिश सरकार का क्या रुख था? कांग्रेस के जन्म के प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ समय के लिए सहयोगात्मक रुख बना, किंतु 1887 के बाद कांग्रेस और सरकार के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। इसके पश्चात सरकार ने कांग्रेस विरोधी रुख अख्तियार कर लिया तथा वे राष्ट्रवादियों को राजद्रोही ब्राह्मण और देशद्रोही विप्लवकारी जैसी उपमाएं देने लगे। ठीक है, सरकार ने दी थी राष्ट्रवादियों को उपमाएं, क्या? एक तो राजद्रोही ब्राह्मण बता रहे थे उनको और देशद्रोही विप्लवकारी। कालांतर में सरकार ने कांग्रेस के प्रति फूट डालो राज करो की नीति अपना ली थी इन्होंने। सरकार ने विभिन्न कांग्रेस विरोधी तत्वों सर सैयद अहमद खान, बनारस नरेश, राजा शिव प्रसाद सिंह इत्यादि को कांग्रेस के कार्यक्रमों की आलोचना करने के लिए उकसाया और कांग्रेस के विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की। मूल्यांकन, राष्ट्रीय जागृति फैलाई, राजनीतिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। उदारवादियों ने मजबूत आधारों का निर्माण किया, समय के साथ प्रगतिशील संस्थाओं का उदय किया, लेकिन लोकतांत्रिक आधार और मांगों के दायरों को बढ़ाने में ये विफल रही। किनकी बात हो रही है? उदारवादियों की। ठीक है, और अब ये हो गया है आपका चैप्टर कंप्लीट। 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे उग्रवादियों के बारे में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट थे सारे ही फैक्ट इतने इम्पोर्टेंट हैं, 2-3 बार अगर वीडियो को सुन लोगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे और पेपर के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। चलिए, मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।